पॉलीलेसिथियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का था, कहाँ पर प्रेजेंट था? सेंट्रोलेसिथियल। सेंट्रोलेसिथियल कहाँ पर प्रेजेंट था? मिड में प्रेजेंट था, है ना? ऐसा सा कुछ बनाया था हमने और बोला भी था ना इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। बोला था तो बोला था। सेंट्रोलेसिथियल था, ऐसा था कुछ बनाया था ना, कहाँ पे प्रेजेंट था? सेंटर में प्रेजेंट था। पॉलीलेसिथियल था, शेल प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी? तो ये क्लीडोइड था, इसके पास शेल प्रेजेंट थी। अच्छा, ह्यूमन मैमल्स का बताओ, मैमल्स का कैसा था? सेंट्रोलेसिथियल। मैमल्स में एलेसिथियल था और होमोलेसिथियल था। और क्लीडोइड। ये तीन टाइप पढ़े थे हमने इंसेक्ट्स के एक्ट के अंदर। ह्यूमंस में, मैमल्स में बताओ, मैमल्स में कौन कौन सा क्या टाइप था? प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, टर्सरी एब्सेंट थी। कोरोना रेडिएटा और ओजोना प्रेशर प्रेजेंट थी। प्राइमरी पहले बताते हैं। प्राइमरी जोना, प्राइमरी कौन सी थी? पैलेसीडा। जोना पैलेसीडा। देन सेकेंडरी कोरोना रेडिएटा। कोरोना तो रेडिएटा। ये तो दो मेम्ब्रेन्स हो गई। उसके बाद अगर अमाउंट की बात करें तो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट था, या फिर नेग्लिजिबल भी बोल देते हैं। तो जब नेग्लिजिबल और बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, इस टाइप के एक्ट को हम लोग बोलते हैं एलेसिथियल, है ना? और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जितना भी योग प्रेजेंट था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था एक्ट के अंदर, इसीलिए उसको हमने क्या बोला था? होमोलेसिथियल बोला था। ठीक है, तो क्या टाइप हो गया इसका? होमोलेसिथियल हो गया। एलेसिथियल। और दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जोना पैलेसीडा, कोरोना रेडिएटा। जोना पैल्यूसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम कौन सा है जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है? जोना पैल्यूसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पर्म का जो हेड था, दैट इज स्पर्म को हाइड्रोलाइज। जोना पैल्यूसिडा को पेनिट्रेट कौन सा एंजाइम कर रहा था? जोनोलाइसिस। जोनोलाइसिस। जोनालाइसिन। ठीक है, आपका सही है प्रति। जोनालाइसिन, हाँ ठीक है, दोनों का सही है। जोनालाइसिन पेनिट्रेट कर रहा था। और जो कोरोना रेडिएटा एक दूसरे से चिपकी हुई थी विद द हेल्प ऑफ हाइलोरुनिक एसिड, और हाइलोरुनिक एसिड को डिसॉल्व करने का काम कौन कर रहा था? हाइलोरुनिडेज एंजाइम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे आज हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा अच्छे से पढ़ाना। थोड़े अच्छे से पढ़ाएं, बाकी चीजें अच्छे से नहीं पढ़ाई क्या? नहीं, बात ये की बात नहीं है, बात ये है कि बहुत टफ होता है ना ये। बहुत टफ होता है तो बहुत इजी बना दे। इजी चीजें तो तुमको सही से याद नहीं है अभी तक, है ना? और ये टफ होता है। देखो, पहली चीज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही किसमें है? तो कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, कौन से मैमल्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब बात करें कि प्राइमेट्स में कौन से मैमल्स आते हैं, तो जो आपके एप्स आते हैं, है ना, ह्यूमंस आते हैं, मंकी आ गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं, और इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है।
अगर जैसे काव बफेलो हो गई, डियर हो गया, गोट हो गई, इनके अंदर कौन सी साइकिल होती है? उनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल होती है, कोई दूसरी साइकिल होती है? जितना अच्छे से साइकिल। तुम आंसर, हाँ जितना अच्छे से आंसर करोगे क्लास में उतना ही अच्छा मैं पढ़ा पाऊंगी, और चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। सोच लेना कौन सी साइकिल होती है? ईस्टर साइकिल होती है। इनके अंदर काउ, बफेलो, इन सब के अंदर कौन सी साइकिल होती है? ईस्टर साइकिल होती है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ हार्मोन्स के स्टिमुलेशन की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल बॉडी। और फीमेल बॉडी के अंदर मेनली किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर। मंथली साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल बॉडी। और फीमेल बॉडी में भी अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली कहाँ पर होते हैं? ये यूट्रस में और उसकी ओवरी में। देखो कोई भी एक बेबी है ना, कोई एक बेबी है, अभी वो कहाँ पहुंच चुकी है? वो अपनी प्यूबर्टी में आ चुकी है। अब पूरी स्टोरी सुनना, उसके बाद हम लोग नोट्स बनाएंगे। ये कोई भी बेबी है, ये अपनी प्यूबर्टी में आ चुकी है, और प्यूबर्टी में क्या होगा इसके साथ में? जैसे प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? 11 to 13 होती है। तो जैसे ये प्यूबर्टी में पहुंचेगी, इसका हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? GnRH। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH। GnRH इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये उन हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा जो कि पूरी प्यूबर्टी के जो ये पूरा साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके अंदर एक मेजर रोल प्ले करेंगे। तो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो GnRH जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को नॉक करेगा, है ना? एंटीरियर पिट्यूटरी को नॉक करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करेगी। ये सारी चीजें कब हो रही है? जैसे ही उसके अंदर प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी आते ही हाइपोथैलेमस ने GnRH सिक्रीट किया। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा नाउ इट्स योर टाइम टू रिलीज LH एंड FSH। तो यहाँ से LH और FSH रिलीज हो जाएगा। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, LH और FSH का? LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone। तो सबसे पहला जो रोल होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो FSH का होगा, follicle stimulating hormone। देखो हमें पता है कि फीमेल की ओवरी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट थी। क्या नाम था उन सेल्स का? यहाँ पर फीमेल के कॉर्टेक्स पार्ट में बहुत सारी सेल्स थी जिनको हमने बोला था ऊगोनिया। क्या बोला था? ऊगोनिया बोला था। तो अभी जो FSH रिलीज हुआ है पिट्यूटरी से, FSH क्या करेगा? इन ऊगोनिया को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट किस चीज के लिए करेगा? कि तुम भाई अपना डेवलपमेंट करो, तुम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। तो ये क्या करेंगी? जो ये ऊगोनिया है इन पे FSH आएगा। सबसे पहले FSH आएगा, LH नहीं आएगा। FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, FSH आकर ऊगोनिया को बोलेगा कि तुम्हें अब अपना फॉर्मेशन करना है, तुम्हें अब अपना डेवलपमेंट करना है। तो ऊगोनिया क्या करेंगी? जो हमने ग्राफियन फॉलिकल की पूरी स्टेज देखी थी वो वाला ये काम करना शुरू कर देंगी। तो जो ऊगोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएंगी सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में।
प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी में, और ऐसे करते करते ये ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच जाएगी। अब देखो जो एफएसएच है ना, वो ऐसे नहीं करता कि भाई उसने एक उगोनिया को स्टिमुलेट किया, वो एक साथ 10 से 12 उगोनियास को बोलता है कि तुम्हें अपना क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तुम्हें अपनी आगे की स्टेजेस का फॉर्मेशन करना है। तो ये 10 से 12 उगोनिया अपने काम में लग जाएंगी। किसकी वजह से लग जाएंगे? क्योंकि एफएसएच ने इनको बोला है, एफएसएच के स्टिमुलेशन में आकर 10 से 12 उगोनिया अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। तो देखो एक चीज होती है ना कि अगर स्पर्म की भी बात करते हैं तो बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जाके ओवा को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है, एक साथ 10 से 12 उगोनिया का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ सर्वाइव कितनी उगोनिया करती है? सिर्फ एक उगोनिया सर्वाइव करती है। सर्वाइव मतलब सिर्फ एक के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, बाकी की सारी उगोनिया, जैसे यहाँ पर 10 से 12 उगोनिया काम करना शुरू की थी, 10 से 12 उगोनिया थी ओवरी के अंदर, एफएसएच आया, एफएसएच ने आकर उसे बोला कि अब तुम्हें अपना डेवलपमेंट करना है। तो इसमें से सारी चलेंगी, प्राइमरी फॉलिकल तक पहुंची, प्राइमरी फॉलिकल के पास पहुंचने के बाद क्या हो जाएंगी, बाकी 9 जो है सारी डीजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ एक उगोनिया बचेगी। और यही उगोनिया जाकर ओवम का प्रोडक्शन करती है। तो मंथली बेसिस पर 2 ओवरीज होती हैं, है ना, फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं। तो एक मंथ एक ओवरी से एग रिलीज होता है, दूसरे मंथ दूसरी ओवरी से रिलीज होता है, और ये अल्टरनेटिवली चलता है, पहले एक ओवरी से फिर दूसरी ओवरी से। मंथली सिर्फ एक ही एग का फॉर्मेशन होता है, एक ही उगोनिया प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन और देन ओवा का फॉर्मेशन करती है। तो इनिशियली ये चीजें किसकी वजह से हो रही थी? एफएसएच की वजह से हो रही थी। अब हम पूरी जो साइकिल है उसको देखेंगे एक बार। देखो जैसे ये कोई बेबी है जो हम जिसकी भी बात कर रहे थे अभी, उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है 11 to 13 के बीच में। अब उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है तो उसका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें स्टार्ट कब से हुई? जैसे आज की डेट ले लो, आज 21 जून है ना, तो 21 जून को उसको उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 21 जुलाई लिख लेते हैं, क्योंकि जो एवरेज टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन का, जो ड्यूरेशन होती है वो 28 डेज की होती है, और कुछ फीमेल्स के अंदर ये वेरी भी करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 22 to 32 डेज। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, पूरी साइकिल आ जाएगी। 21 जून को उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? मेनली उसकी बॉडी से जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के कुछ क्लोट्स और ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, उस फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। तो जैसे 21 जून, 22nd, 23, 24, 25 एंड 26 एंड सो ऑन, यहाँ तक चलेगा। और ये 14, ये 26, 27, 28, 29, ये 1, 2, 3, 4, ये 14th डे हो गया उसकी साइकिल का, ये 14th डे है, ठीक है। जैसे 21 जून को उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, और मैंने यहाँ पे 14th डे मेंशन किया क्योंकि जो 14th डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसलिए मैंने मेंशन किया है। 4 तारीख को उसका 14th डे हो जाएगा। अब देखो 21 जून को उसकी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है, तो किसके सबसे पहले जो हार्मोन होते हैं यहाँ पर, जैसे जीएनआरएच था, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और वो रिलीज करेगा
FSH और LH को, FSH और LH को। FSH और LH दोनों किस पे काम करते हैं? FSH और LH जाके ओवरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ओवरियन फॉलिकल का भी रोल देखना होगा कि ओवरियन फॉलिकल का स्टेटस कैसा है। 21 जून से 21 जुलाई तक ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। तो FSH LH के नीचे हम लोग लिखेंगे ओवरियन फॉलिकल। ये पहली चीज हो गई। अब FSH और LH दोनों फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ओवरियन फॉलिकल का भी स्टेटस पता होना चाहिए। अब देखो, जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वैसे वैसे जैसे कि जो मोर डेवलप्ड ओवरियन फॉलिकल हो जाएगी, वो कुछ हार्मोन रिलीज करती है। उन हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी स्टेटस हमें पता होना चाहिए। एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? दोनों जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, जो इनरमोस्ट लाइनिंग थी यूट्रस की, ये फीमेल का यूट्रस था, इसकी जो इनरमोस्ट लाइनिंग कौन सी थी? एंडोमेट्रियम थी। तो जो ओवरियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुए हैं, ये दोनों जाके किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये दोनों जाके एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें एंडोमेट्रियम का भी स्टेटस पता होना चाहिए कि एक पूरे मंथ में एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओवरियन फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जो FSH LH है वो ओवरियन फॉलिकल्स को कैसे स्टिमुलेट करता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया था कि 21 से लेकर 25 तक उसका मानो ब्लीडिंग फेज चला। देखो, जो ये है मेंस्ट्रुअल है, इसको हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं। 3 फेजेस कौन सी होती है? सबसे पहली वाली फेज होती है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें जो साइकिल है वो इजीली समझ में आ जाती है। अब ये एक पूरी साइकिल है, तो हम इसको एक पर्टिकुलर जगह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला वाला जो फेज होता है वो होता है ब्लीडिंग फेज। सेकेंड फेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। और जो थर्ड फेज होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। देखो, प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब कि ओव्यूलेशन से पहले वाली फेज। मैंने यहाँ पे 14th डे लिखा है, तो 14th डे को क्या होता है? उसका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है। तो इससे पहले वाली स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? इससे पहले वाली स्टेज को हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, या फिर उसको बोल देते हैं फॉलिक्यूलर फेज। और प्रोलिफरेटरी फेज भी बोलते हैं। हाँ, और इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्री ओव्यूलेटरी, पॉलिफरेटरी, फॉलिक्यूलर फेज, ये सारे के सारे नाम फॉलिक्यूलर फेज के ही होते हैं। तो 21 को उसका जो है उसकी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुई। कब तक चलेगी? 3 से 5 दिन तक चलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 to 5 डेज तक जो ब्लीडिंग फेज चलती है ना, 3 to 5 डेज तक। तो मानो 21 को स्टार्ट हुआ, हम लोग 25 मान लेते हैं, तो 21 से 25 तक उसकी कौन सी फेज चलती है? ब्लीडिंग फेज चलती है। देन 25 से लेके 14th डे तक उसका कौन सा फेज चलता है? 25 से लेके 14th डे तक, मानी कि 4 तारीख तक उसकी चलती है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब 14th के बाद जैसे ही उसका ओव्यूलेशन हो जाएगा, 14th से लेके नेक्स्ट 21 जुलाई ना लिख के तुम इसको थोड़ा सा पहले कर लो, क्योंकि 28 डेज की होती है ना, तो इसलिए तुम इसको लिख लो 19th जुलाई। ठीक है,
4 तारीख से लेके 19 जुलाई तक उसकी कौन सी फेज चलती है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज माने कि ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोल देते हैं या प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोल देते हैं। क्या क्या बोल देते हैं? ल्यूटियल फेज, क्योंकि उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंड सिक्रीटरी फेज भी। ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम इसको बोल देते हैं प्रोजेस्टेरोनिक फेज। प्रोजेस्टेरोनिक भी क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगी। प्रोजेस्टेरोनिक फेज देखो, ब्लीडिंग फेज के अंदर ब्लीडिंग होती है इसलिए ये नाम दे दिया। प्री ओवुलेटरी फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोला? फॉलिक्यूलर फेज इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो सिंगल ऊपोनिया थी, ऊपोनिया अपना क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। तो उसकी जो स्टेजेस थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, वो सारी फेजेस आती है प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर। देन पोस्ट ओवुलेटरी फेज था, उसके अंदर ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया ल्यूटियल फेज। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसको नाम दिया प्रोजेस्टेरोनिक फेज। तीनों के नाम समझ में आ गए कि नाम किस बेसिस पे दिए गए हैं? यस मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, इसको अभी यहाँ पे छोड़ दो, इसमें हम बाद में मेंशन करेंगे। अब पहले हम सबसे पहले ब्लीडिंग फेज देखेंगे। ये याद रखना कि यहाँ पर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुई है और 25 तारीख तक चलेगी। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, ब्लीडिंग फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हम लोग चीज देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट फेज होगी आपकी ब्लीडिंग फेज। इसके अंदर क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, यहाँ पर आओ वापस से, इसमें क्या हो रहा था कि जो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। ब्रेक होना शुरू क्यों हो जाएगी? कि एंडोमेट्रियम ने तो सारी प्रिपरेशंस कर ली थी कि भाई बेबी आएगा और मैं उसको इम्प्लांट करूंगी। तो यहाँ पर 21 जून तक जो एंडोमेट्रियम है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है, वो एक बेबी को लेने के लिए कंप्लीटली डेवलप्ड है, इम्प्लांटेशन के लिए एकदम रेडी है। लेकिन जैसे उसको पता चलेगा कि इम्प्लांटेशन तो हुआ ही नहीं, इम्प्लांटेशन तो नहीं हुआ, तो जो मैंने जो प्रिपरेशन कर रखी थी वो सारी मुझे डैमेज करनी पड़ेगी। तो डैमेज के लिए क्या करेगी? उसने अपनी जितनी भी थिकनिंग की थी उस थिकनिंग को वो रिमूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर ब्लीडिंग फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी, जो फुली डेवलप्ड एंडोमेट्रियम थी, वो धीरे धीरे करके ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ब्लीडिंग फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, endometrium along with some blood, अभी बिल्कुल मत सोचना, नहीं भी समझ में आ रहा हो ना तो भी शांति से बैठे रहना, एकदम जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंडोमेट्रियम along with blood is passes out by vagina। ये हो गई पहली चीज। ब्लीडिंग फेज के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है? ब्लीडिंग फेज के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका, एक सेकेंड होल्ड करना, अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई, एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने के बाद ये मैं रिमूव कर रही हूँ,
यहाँ पे जो फोलिकल्स प्रेजेंट थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो ऊगोनिया प्रेजेंट थी उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे सबसे पहले ये कन्वर्ट होगी किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। दीज आर ऊगोनिया, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब जैसे ही देखो, और यहाँ पर ब्लीडिंग फेज के अंदर जो एफएसएच और एलएच का जो स्टेटस था वो था नॉर्मल था, ना तो हाई था ना ही कम था, नॉर्मल स्टेटस था। कि यहाँ पर एफएसएच और एलएच का लेवल थोड़ा सा ये हो रखा है, ठीक है। ऊपर वाला एलएच को दूसरे कलर में बना, ये एलएच और ऊपर वाला एफएसएच, इनका लेवल ये था। अब हम लोग वापस से यहाँ आते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के बाद जो सेकेंड फेज है वो होती है तुम्हारी प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, मैंने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच रिलीज हुआ है वो एफएसएच ऊगोनियाज को स्टिमुलेट करेगा और उनको बोलेगा कि तुम अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ब्लीडिंग फेज के जस्ट बाद एफएसएच ऊगोनियाज को बोलेगा नाउ यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। तो एफएसएच के स्टिमुलेशन से ऊगोनिया अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देगी। तो प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, जो एफएसएच है, एफएसएच स्टिमुलेट ओवरियन फॉलिकल्स। अब क्या होगा, ओवरियन फॉलिकल्स क्या करेंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉलिकल्स नाउ बिगिंस टू डेवलप। ये उगोनिया थी, उगोनिया से बनी प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या आ जाती है, जोना पैलिसिडा का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जोना पैलिसिडा का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें हो रही थी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये क्या करेगी, ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करना शुरू कर देगी। सेकेंडरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी। देखो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बन चुकी है, इट स्टार्टेड रिलीजिंग ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल स्टेटस क्या हो जाएगा, अब ईस्ट्रोजन अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल पे बात पहुंचेगी तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। राइज क्यों हो जाएगा, कि ये सेकेंडरी फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर दिया है, इसलिए इसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या आ रहा है, वो भी नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का अभी इतना सिक्रीशन हो नहीं रहा है, इसलिए जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या आ रहा है, नॉर्मल चल रहा है। और एफएसएच और एलएच की बात करें तो एफएसएच का लेवल हाइक चल रहा है। एफएसएच के बाद धीरे धीरे एलएच भी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा डेवलपमेंट के लिए। देखो सबसे पहले जैसे ब्लीडिंग फेज चलेगी, ब्लीडिंग फेज खत्म होगी, ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद एफएसएच ऊगोनिया का डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। एक साथ 10 से 12 उगोनिया को पुश करेगा डेवलप होने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही उगोनिया फॉर्मेशन कर पाएगी और एक ही उगोनिया प्राइमरी देन सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाएगी। एफएसएच के साथ साथ एलएच भी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो एफएसएच और एलएच अभी इनिशियली दोनों के दोनों का लेवल क्या है, एक नॉर्मल है, ना ही ज्यादा हाई है ना ही ज्यादा कम है। एफएसएच का लेवल फिर भी थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलएच। ये दोनों के दोनों ओवरियन जो ये ऊगोनिया है, ऊगोनिया का डेवलपमेंट करवा रहे हैं।
कहाँ तक पहुंच चुकी है डेवलपमेंट में स्टेज, अभी सेकेंडरी फॉलिकल तक बात पहुंच चुकी है। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन करना शुरू कर देगी। अभी ईस्ट्रोजन क्या करेगा, कहाँ सेक्रीशन हो रहा है ईस्ट्रोजन का, ओवरी में सेक्रीशन हो रहा है। देखो यहाँ पे ओवरीज है ना, ओवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है, ओवोनिया, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। अब क्या हुआ था, एफएसएस के स्टिमुलेशन से सेकेंडरी फॉलिकल बन चुकी है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन करना शुरू कर दिया, तो ये ईस्ट्रोजन यहाँ ओवरी से बाहर निकलेगा, ब्लड के अंदर चले जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, पहली चीज ब्लड के अंदर जाके ये क्या करवाएगा, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाएगा बेबी के अंदर। सेकेंडरी कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन करवाएगा। सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या क्या थे, हाई पिच होना, है ना, उसके अलावा जो पैल्विक रीजन है उसका ब्रॉड हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, बॉडी पे हेयर कम हो जाना, ये सारी चीजें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। और ये सब कौन करवा रहा है, ईस्ट्रोजन करवा रहा है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इसके अलावा एंडोमेट्रियम के पास जाएगा, जो एंडोमेट्रियम यहाँ रैप्चर हो चुकी थी, उस एंडोमेट्रियम का वापस से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। किसके इन्फ्लुएंस में आके फॉर्मेशन होगा, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आके फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल बनना शुरू हो गई है। सेकेंडरी फॉलिकल बन गई है तो मतलब कि ओवा भी रिलीज होगा, तो बॉडी को पता लग जाता है कि भाई ओवा बन रहा है मेरे अंदर, तो मुझे अब फिर से प्रिपरेशन करनी है अपने बेबी के लिए, कि मेरा बेबी आएगा और मैं उसके लिए घर बनाऊंगी। तो यहाँ पे वापिस से वो घर बनाने वाली चीज चल चुकी है। जैसे एक चिड़िया होती है, चिड़िया अपना पार्चुरेशन से पहले जो भी इंक्यूबेशन होता है उनके अंदर, उससे पहले घोंसला बनाना शुरू करती है। घोंसला क्यों बनाती है, कि मेरा बेबी आएगा और मेरा बेबी इस घोंसले में रहेगा। तो यही सेम चीज फीमेल की बॉडी के साथ हो रही है। फीमेल की बॉडी में जैसे उसने प्रिपरेशन की थी यहाँ तक, लेकिन वो बेबी नहीं आया, तो एंडोमेट्रियम रैप्चर हो गई पूरी। अब वापस से ओवोनिया का फॉर्मेशन शुरू होना स्टार्ट हुआ, ओवोनिया सेकेंडरी फॉलिकल तक पहुंच गई, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, वापस से एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देगा। और एंडोमेट्रियम बनना शुरू हुई, जैसे ही एंडोमेट्रियम बनी, ईस्ट्रोजन क्या गया, यूट्रस के अंदर गया, यूट्रस के अंदर जाके इसने एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया वापस से। तो एंडोमेट्रियम वापस से थिक होना शुरू हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। अब देखो एफएसएच और एलएच का जो रोल सिक्रीशन है, वो यहाँ पर अभी तक एक नॉर्मल लेवल पे चल रहा है, नॉर्मल लेवल पे चल रहा है, दोनों का लेवल नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो चुका है। ईस्ट्रोजन ने क्या क्या किया, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आया, इसके अलावा उसने एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट होगा। मैं ईस्ट्रोजन को मिटा रही हूँ, याद रखना यहाँ से ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली सिक्रीट हो रहा है। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल के कैरेक्टर्स बताना मुझे जरा, क्या क्या होता है टर्सरी फॉलिकल में, बताओ बताओ। टर्सरी फॉलिकल्स में किस किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे प्राइमरी में जोना पैल्यूसिडा आ गई थी, सेकेंडरी में कैविटी बन जाती है। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, अंदर एक कैविटी बन जाती है, हम एंट्रम कैविटी बन एंट्रम जाती है। कैविटी बन जाती है। आवाज आ रही है तुमको, मैम कट रही है बीच बीच में आवाज आपकी। अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है। अच्छा देखो टर्सरी फॉलिकल में क्या बन जाता है, एंट्रम कैविटी बन जाती है। ठीक है, वो एंट्रम कैविटी है वो और ज्यादा ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होना शुरू हो गया था, लेकिन जो एंट्रम कैविटी बन चुकी है वो मोर ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी, मोर एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बनेगी, टर्सरी के जस्ट बाद ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, है ना। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर
और ज्यादा ब्रॉड एंट्रम कैविटी बन जाएगी। अब ये जो एंट्रम कैविटी है ये ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी। अब ये जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है ये एलएच और एफएसएच का सडन इंक्रीज करवा देगा। यहाँ पे क्या होगा, एलएच और एफएसएच की एक सडन इंक्रीज होगा, और उस सडन इंक्रीज को हमने क्या बोला था, एलएच सर्ज बोला था, जिसके अंदर एलएच का लेवल ज्यादा बढ़ता है और एफएसएच का लेवल कम बढ़ता है। इसको हमने क्या बोला, एलएच सर्ज बोला, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एलएच सर्ज। और जैसे ही एलएच सर्ज होगा, एलएच का लेवल इंक्रीज होगा, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल ये रैप्चर हो जाएगी। ये रैप्चर होके ये क्या करेगी, ओवा को रिलीज कर देगी। ये रैप्चर हो जाएगी और यहाँ से ओवर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं किसके अंदर, ये सारी चीजें हुई हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। तो प्री ओव्यूलेटरी में क्या क्या हुआ एक बार हम देख लेते हैं। प्री ओव्यूलेटरी में हुआ, ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, किसके इन्फ्लुएंस में आके, सबसे पहले एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आके, देन एलएच के इन्फ्लुएंस में आके। एफएसएच ने बहुत सारी यूगोनिया का फॉर्मेशन किया, जिसमें से एक यूगोनिया डेवलप हुई, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। इसमें क्या हो रहा था, डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन करना शुरू कर देगी। ईस्ट्रोजन बाहर निकलेगा ओवरी से, फीमेल के यूट्रस में जाएगा, वहां पर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवा देगा। इसके अलावा फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें की ईस्ट्रोजन ने। अब क्या हुआ, जो जितनी ज्यादा फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी होगा। तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ने क्या किया, एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को भी इंक्रीज करवा दिया। और जैसे ही एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती है, और रैप्चर होने से उसके अंदर से ओवम बाहर निकल के आ जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। समझ में आया क्या हुआ है? जी। तो हम यहाँ पे ये चीजें लिख सकते हैं। वापस से आओ यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं देखो, एफएसएच क्या करेगा, प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसको हटा दो एक बार। प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पे होगा जीएनआरएच, जो कि हाइपोथैलेमस में है, वो रिलीज कर रहा है, वो वर्क कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है एफएसएच और एलएच, एफएसएच, एफएसएच और एलएच। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट्स नोट है, तो इनको ना लिख लेना, तुम लोग को हमेशा काम आएंगे। एफएसएच एंड एलएच। अब जो एफएसएच एलएच है, इसमें से सबसे पहले एफएसएच जाएगा, और एफएसएच जाके क्या करेगा, ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स ओवरियन फॉलिकल। स्टिमुलेशन से क्या होगा, ओवरियन फॉलिकल स्टार्ट डेवलप। तो ये क्या करेंगी, नाउ ओवरियन फॉलिकल्स स्टार्ट टू डेवलप। अब जो डेवलप्ड ओवरियन फॉलिकल है वो किसका सिक्रीशन करेगी, वो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी। डेवलप्ड ओवरियन फॉलिकल स्टार्ट सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन। समझ में आया, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था,
ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन डेवलप्ड ओवरियन फॉलिकल से होता है। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन जाएगा किसके पास, ओवरी के पास जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्या करेगा ये, ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है proliferate and thicken the endometrium. एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या करता है, इसके अलावा करता है ये एंड इंक्रीज द वेस्कुलैरिटी एंड ग्लैंडुलैरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम को बहुत ज्यादा वेस्कुलराइज्ड कर देता है और उसको बहुत ज्यादा ग्लैंडुलाइज कर देता है ताकि इजीली बेबी आए और बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाए। अभी तक इसको नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रिपरेशन तो ये करेंगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया अपनी प्रिपरेशन तो करती है, उसको पता थोड़ी होता है कि मेरा बेबी सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन वो प्रिपरेशन तो पूरी करती है। तो ऐसे ही चीजें फीमेल बॉडी के अंदर भी हो रही है कि प्रिपरेशन तो यहाँ पर पूरी चल रही है, लेकिन अभी इनको श्योरिटी नहीं है कि बेबी आएगा भी या नहीं आएगा, बस प्रिपरेशन कर रहे हैं ये। तो एस्ट्रोजन ने क्या क्या किया, एंडोमेट्रियम को थिक करवा दिया, एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करवा दिया। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एंड इंक्रीजेस द vascularity and glandularity of endometrium। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी देखो जितनी ज्यादा डेवलप्ड ये ओवरियन फॉलिकल होगी उतना ही ज्यादा एफएसएच का भी सिक्रीशन होगा, क्योंकि एफएसएच कंटिन्यू क्या कर रहा है, इसके डेवलपमेंट में स्टेप बाय स्टेप जो ये डेवलप हो रही है उसके डेवलपमेंट में रोल किसका है, एफएसएच का ही है। तो एफएसएच का लेवल तो कंटिन्यू इंक्रीज करते रहेगा, एफएसएच का लेवल डाउन नहीं जाएगा, कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि वही इनका डेवलपमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है। और जो डेवलप्ड है वो ईस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन हो कर रही है। तो यहाँ पर प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर कौन कौन से दो हार्मोन का लेवल अभी तक अच्छा चल रहा है, तुम बताओगे मुझे कौन कौन से दो हार्मोन का लेवल अच्छा है प्री ओवुलेटरी फेज में, प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का, एलएच का या एफएसएच का, चारों में से कौन से दो हार्मोन का लेवल अभी तक अच्छा चल रहा है? ईस्ट्रोजन और एफएसएच। ईस्ट्रोजन और एफएसएच, एफएसएच का इसलिए क्योंकि एफएसएच अभी सेकेंड ये जो फॉलिकल्स है इनका डेवलपमेंट करवा रहा है और डेवलप्ड फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते जा रही है, तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है ना। तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये हुआ ईस्ट्रोजन ने क्या किया, ईस्ट्रोजन ने जाके एंडोमेट्रियम बना दी, अभी भी एफएसएच का लेवल कंटिन्यू राइज ही कर रहा है, एफएसएच लेवल कंटिन्यू इंक्रीजेस। और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करेगा जो प्राइमरी फॉलिकल है वो फुली मैच्योर्ड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्टेड इनटू फुली मैच्योर्ड फॉलिकल। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे कि जो प्री ओवुलेटरी फेज है या फिर फॉलिकुलर फेज है उसके अंदर एलएच और एफएसएच का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है इन फॉलिकुलर फेज देखो अभी तक जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका इतना मेजर रोल नहीं चल रहा है, अभी तक जो मेन रोल चल रहा है वो ईस्ट्रोजन का चल रहा है और एफएसएच का चल रहा है। इसके बाद जैसे ही प्री ओवुलेटरी फेज खत्म होगी, प्री ओवुलेटरी फेज खत्म होने के
आवाज आ रही थी मेरी? मैम आ रही है। आवाज आ रही थी मेरी? मैम आ रही है। ठीक है। देखो, इन फॉलिकुलर फेज level of FSH and LH gradually increases. अच्छा, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन. In follicular phase, level of FSH and LH gradually increases during, बस यहाँ follicular phase के अंदर LH और FSH का लेवल gradually increase करता है. ठीक है. फिर इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएंगी, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा. ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था? एंडोमेट्रियम को बना रहा था. अब क्या होगा इसमें, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलएच और एफएसएच दोनों अपना एक पीक अटेन कर लेंगे. जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गई, ग्राफियन फॉलिकल ने बहुत सारा ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया और बहुत सारे ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन की वजह से एलएच और एफएसएच का पीक इंक्रीज होता है और एलएच एफएसएच दोनों अपना एक मैक्सिमम सिक्रीशन करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, both LH and FSH attain peak in the middle of cycle. In the middle of cycle. और मिडिल कौन सा हो जाएगा? 14th डे हो जाएगा. तो 14th डे पे जो इनका लेवल इंक्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेनली एलएच सर्ज बोल देते हैं. ठीक है, एलएच सर्ज. इसके बाद क्या स्टेप होती है? इसके बाद जो एलएच सर्ज है वो क्या करेगा, जो एलएच का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ है वो ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देगा और रैप्चर होने से ओवा बाहर निकल जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं. अच्छा, और फिर फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवा को कैप्चर करेगा? मैम इनफंडिबुलम. इनफैंडिबुलम में कौन सी चीज होती है जो कैप्चर करती है? मैम फेब्री पोजीशन. Fimri. LH surge induces rupture of graphian follicle एंड फिर क्या होगा? रिलीज ऑफ ओवम. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन. इसको क्या बोलते हैं हम? ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ? ओव्यूलेशन हुआ एलएच सर्ज की वजह से, ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने की वजह से ओव्यूलेशन हुआ. तो यहाँ तक आपकी जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज खत्म हो गई है. प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर एफएसएच का लेवल अच्छा खासा रहता है और ईस्ट्रोजन का लेवल अच्छा खासा रहता है. 14th डे पर एलएच का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. अभी तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल चल रहा है. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल चल रहा है और एंडोमेट्रियम भी अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर चुकी है. तो हार्मोन्स का समझ में आया तुम्हें? कौन से हार्मोन का लेवल क्या चल रहा है? यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन भी अपना लेवल क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं. इंक्रीज चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज.
फेज। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, आते हैं हम लोग। ये तुम लोग उतार रहे हो या नहीं? ये जो फेजेस हैं फर्स्ट सेकंड एक बार उतार लो, जब तुम लिखोगे इसको तो तुम्हें थोड़ी सी चीजें अगर समझ में भी नहीं आई है तो भी समझ में आएगी। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, यहाँ से ब्लीडिंग फेज से लेके उतारो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी हुई है, समझ में आ जाएंगी। फटाफट से नोट डाउन करके बताओ मुझे। हो गया? तो मैम डन। नेक्स्ट स्लाइड करूं? भी नहीं मैम, लास्ट की 2 लाइन रहेगी। हो गया। नेक्स्ट स्लाइड ये भी लिखो। बाकी सब पे लिख रहे हो ना या नहीं? लिखिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। मैम ठीक है नेक्स्ट ये लिखो। eyelid surge induces rupture of graphene follicle and thereby release of ovum। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है वो तुम्हारी आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर दो चीजें होंगी। तो देखो सबसे पहली चीज देखो, जो ग्राफीन फॉलिकल रैप्चर हुआ है यहाँ पर, ये जो रैप्चर ग्राफीन फॉलिकल है, यहाँ से ओवा तो निकल गया बाहर, ये तो ओवा आ गया, और ये बच जाता है रैप्चर ग्राफीन फॉलिकल, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बन रहा है? तो जो रैप्चर ग्राफीन फॉलिकल थी
वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका कलर होता है येलो। येलो किस वजह से होता है? इसका कलर येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट। यहाँ पर एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, और कैरोटीन पिगमेंट की वजह से इस कॉर्पस ल्यूटियम का कलर क्या होता है? येलो होता है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर प्री ओव्यूलेटरी फेज में। इसमें क्या होगा? रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू follicle is converted into corpus luteum, और कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? येलो होता है। जो मैं ये बता रही हूँ ना इसका कलर येलो होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों याद रखना है वो भी बताऊंगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन पिगमेंट की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन हो सकती है। क्या दो सिचुएशन हो सकती है? कि अब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, उधर दूसरी साइड ओवा भी रिलीज हो चुका है। ओवर रिलीज होके धीरे धीरे कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पर ये ओवा था, ये यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी से, यहाँ से ओवर रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है, ठीक है। फैलोपियन और ये सारी चीजें अभी इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर चल रहा है। यहाँ से ओवर रिलीज हो चुका है, ओवर रिलीज होके यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है। और ओवर रिलीज होने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब देखो यहाँ पर अगर अब स्पर्म आता है यहाँ पर अंदर, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद जाके इम्प्लांटेशन होता है। एंडोमेट्रियम भी फुली प्रिपेयर्ड है। एंडोमेट्रियम के अंदर भी प्रिपरेशन चल रही थी। कौन से हार्मोन की वजह से चल रही थी? ईस्ट्रोजन की वजह से चल रही थी। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी बन चुकी है, मतलब नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड लेकिन बन चुकी है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद जाके इम्प्लांटेशन होगा। तो अभी तक बॉडी को नहीं पता है कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या इसको परसिस्ट करना है या फिर इसको रैप्चर हो जाना है, अभी तक इसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। दो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर उन दो चीजों को लिखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, ये याद रखना। और कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? येलो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होंगी यहाँ पर। पहला, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, और प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा। ये दोनों चीजें यहाँ पे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट आफ्टर 14 days of its formation। देखो 14 दिन तक जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना 14 दिन तक तो ये चलेगा, मतलब यहाँ 19 जुलाई से 17 जुलाई तक तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको पता चलेगा कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है मेरे अंदर, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रैप्चर कर जाएगा। रैप्चर करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है।
यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 14 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फीमेल के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का कोई भी काम नहीं होता। जब इसका काम नहीं होता तो ये डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट आफ्टर 14 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। और डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं हम लोग, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। और जो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है वो होता है व्हाइट बॉडी। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें इनका कलर याद रखना है। कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर होता है व्हाइट और कॉर्पस ल्यूटियम का होता है येलो ड्यू टू कैरोटीन, और यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर कैसा होता है, व्हाइट, और इसको व्हाइट बॉडी भी बोल सकते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन में कॉर्पस एल्बिकेंस ना दे के व्हाइट बॉडी दिया जा सकता है, कॉर्पस ल्यूटियम ना दे के येलो बॉडी दिया जा सकता है। समझ गए हो? पर मैम एक बात पूछे, हम्म। ये जो हमने सर से पूछा था कि जब वो वेस्टेक्टोमी करवा देते हैं तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके वो मोड़ के उसे वो टाइट टाई हाँ कर देती है। हाँ टाई कर देते हैं। पर इसमें पर सर ने बोला था कि उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, तब भी होगी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो ओवरी में हो रही है ना बेटा। पर एग तो अगर रिलीज होगा ना। वेसेक्टॉमी हो जाएगा तो ओवा नहीं पहुंच पाएगा, ओवा फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आपकी ओवरी में हो रही है, ओवरी के बाहर थोड़ी हो रही है मेंस्ट्रुएशन। ओवा का फॉर्मेशन जो ये आपका है, ओवा का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। देन मेंस्ट्रुएशन मैम साइकिल होगी यूट्रस के अंदर हो रही है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या था, फैलोपियन ट्यूब जो ओवुलेशन के टाइम ओवा रिलीज होता है उस ओवा को कैप्चर करने का काम करती है। मैम जो फैलोपियन ट्यूब होगी उसके उसके हेल्प से ही तो यूट्रस में जाएगा ना ओवा। हाँ यूट्रस में जाएगा, लेकिन देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेनली इस एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है और ये एंडोमेट्रियम ही वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज होती है। ओवा तो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो ओवा नहीं निकलता है एंडो ये बाहर उसके टाइम, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ब्लीडिंग फेज के टाइम ओवा बाहर नहीं निकलता है, ओवा तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। एंडोमेट्रियम मेनली बाहर निकल के आती है, एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड क्लोट्स बाहर आते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये भी तो बताते हैं कि हर मंथ जो एग रिलीज होता है वो भी फर्टिलाइज होता है, फिर वो एग माइक्रोस्कोपिक एग फिर गया कहाँ पे वो जब तो वो नहीं। डैमेज हो जाता है ना, वो तो वही डैमेज, अगर उसको फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर ही नहीं करेगी तो वो तो वही डैमेज हो जाएगा। मेन रोल ओवा का तभी होगा ना जब वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यूट्रस में पहुंचेगा। अगर वो यूट्रस में पहुंच ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ पर मेन चीज ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये वाली प्रोसेस सारी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी प्रोसेस किसमें चल रही है अभी तक, ओवरी के अंदर चल रही है। ठीक है, ओवरी के अंदर चली, ये जो एग रिलीज हुआ है ये ओवरी से बाहर निकल गया, ओवरी से बाहर निकल के अगर इसको फैलोपियन ट्यूब कैप्चर नहीं करेगी, फैलोपियन ट्यूब कैप्चर नहीं करेगी तो ये यही डैमेज हो जाएगा, ये यही डैमेज हो जाएगा, ये यही डैमेज हो जाएगा। तो कौन सा वाला सीन चलेगा, ये वाला सीन चलेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी आपकी ओवरी में बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम तो बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी करेगा और एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन भी चल रही है यूट्रस में। ये तो हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सारी चीजें तो चलेंगी, बस प्रेगनेंसी नहीं होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। प्रेग्नेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ओवा ही नहीं पहुंच पाया यूट्रस के अंदर। समझ में आया या नहीं, वापिस से बताऊं?
तो ओवा ओवा जब यूट्रस पे आएगा तभी स्पर्म जाएंगे फॉल पर। फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। इधर देखो, ठीक है। सर, मुझे तुम फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन बताओ, फेलोपियन ट्यूब क्या करती है। एग को ले जाने में यूट्रस की तरफ ले जाने में एग को, हेल्प कर। बस एग को यूट्रस तक ले जाने में काम करती है। इसका यही फंक्शन होता है, इससे ज्यादा कोई फंक्शन मेन होता नहीं है। बाकी दूसरी चीज ये हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, ये तुम्हारी ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, ओवरी के अंदर ओवरियन डेवलपमेंट, oogonia डेवलपमेंट चल रहा है, या फिर जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट चल रहा है ना, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कौन से हार्मोन की वजह से चल रहा था, एफएसएच की वजह से चल रहा था, है ना। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस चल रही है ओवरी के अंदर। एफएसएच की वजह से फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट चल रहा है। अब जो डेवलप्ड फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। यहाँ पे बहुत सारी हमें पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है ना, हर जगह पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये ब्लड वेसल है मानो। ईस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, जो फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही हैं। ये ईस्ट्रोजन ओवरी से निकल के कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में चला गया। इसके अलावा ये यहाँ एंडोमेट्रियम के पास भी जाता है। अभी तक एंडोमेट्रियम क्या थी, आपकी रैप्चर हो चुकी थी। रैप्चर क्यों हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, और ये ऑलरेडी जब बनी हुई थी तो इसको रैप्चर होना पड़ा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसको रैप्चर होना ही पड़ेगा। ये ईस्ट्रोजन कहाँ जाता है, एंडोमेट्रियम के पास भी जाता है, और एंडोमेट्रियम का वापस से फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम आपकी वापस से बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखो 14th डे आया तो यहाँ पर जो ओवरी थी, जो ग्राफिन फॉलिकल्स था, उससे ओवा रिलीज हुआ। अब ये ओवा ना यहाँ स्पेस में नहीं पड़ा रहता है, ओवा इज जस्ट कैप्चर बाय दिस ग्राफिन, ये फिम्ब्रीज है, ये फिम्ब्रीज ओवा को कैप्चर कर लेती हैं और ओवा यहाँ पहुंच जाता है। माना यहाँ पे वेसेक्टोमी की हुई है, इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे टाई किया हुआ है दोनों तरफ से। ठीक है, ओवा बेचारा पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया। अब जब यहाँ से ये टाइट है तो ये आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये बताओ मुझे। ये सारी चीजें चल रही हैं, ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन तो ब्लड के थ्रू मूव करता है ना, तो ये तो पहुंच चुका है, ये पहुंच के एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन भी करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ से ओवर रिलीज हुआ, ओवर रिलीज होके यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पे टाइट है, यहाँ पे टाई किया हुआ है इसको, यहाँ से इसको कट किया हुआ है। तो ओवा आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये बताओ। जा पाएगा। जा पाएगा, जा पाएगा। नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यहाँ पे जैसे अब इनके अंदर वो हुआ, जैसे कि स्पर्म पहुंचा यहाँ पर, इस रीजन पे पहुंच गया, इस रीजन पे स्पर्म पहुंच गया। अब ये फर्टिलाइजेशन तो तभी करेगा ना जब इसको ओवा मिलेगा, जब इसको ओवा मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ओवा नहीं पहुंच पाया इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई। स्पर्म तो थे, अब स्पर्म बेचारे 3-4 दिन तक यहाँ रहेंगे, जब इनको ओवा मिलेगा ही नहीं तो ये भी डैमेज हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर 4 दिन तक सरवाइव कर सकता है। 4 दिन तक अगर उसको ओवा नहीं मिलेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो 4 दिन तक इसने वेट किया, जब ओवा आया ही नहीं तो ये डैमेज हो गया। लेकिन ये वाली चीजें तो यहाँ पे चल ही रही है कॉन्टिन्यूसली। ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ, ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन के बाद ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया। अब जो ओवुलेशन भी हो चुका, मानो ओवुलेशन हो गया था, ये मैंने बताया कि यहाँ पे ओवुलेशन हो गया था। ओवुलेशन के बाद
ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बच जाती है ना। वो ग्राफियन फॉलिकल किसका फॉर्मेशन कर लेती है बाद में रैप्चर होने के बाद? कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन भी बाहर रिलीज होगा, रिलीज होके एंडोमेट्रियम के पास जाएगा और एंडोमेट्रियम का और ज्यादा फॉर्मेशन करवाएगा, और ज्यादा फॉर्मेशन करवाता है एंडोमेट्रियम का। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन भी क्या होता है? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाना, हाथ बटाएगा, ईस्ट्रोजन का हाथ बटाना शुरू कर देगा और ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा। लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता है कि ओवा और स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें इनको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। जब इनको लास्ट में पता चलेगा कि भाई फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो जब इनको ये चीजें पता चलेंगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, जीएनआरएच के पास एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि एफएसएच और एलएच का लेवल भी तुम डिक्रीज करो, ईस्ट्रोजन का लेवल तुम डिक्रीज करो। जब सारे हॉर्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये एंडोमेट्रियम यहाँ से ब्रेक होना शुरू होगी और ये वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी। पूरा प्रोसेस समझ में आया अब? ठीक है मैम, थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है? एग तो रिलीज होता है पर वो एग वजाइना के बाहर नहीं आता, वो बस एंडोमेट्रियम ही जाती है। एंडोमेट्रियम ही जाती है। और बेटा देखो, अगर यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एग भी डैमेज हो जाएगा। एग भी 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। एग का सर्वाइवल पीरियड होता है 2 days इन अ फीमेल बॉडी आफ्टर ओव्यूलेशन, और स्पर्म का सर्वाइवल पीरियड होता है 4 days इन अ फीमेल बॉडी, ठीक है। 2 दिन से ज्यादा अगर एग के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग भी रैप्चर हो जाएगा। और अगर जो स्पर्म है, स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो स्पर्म भी रैप्चर हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे फीमेल बॉडी में। समझ गए हो? और इनका कोई साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं ये, ठीक है। पर जो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 14 डेज पे ओवुलेशन हो गया, ठीक है। और 12 और 3 को 12 और 13 को इंटरकोर्स हुआ बाय चांस, देखो तो देखो उस टाइम बल्कि 40 डेज को ही वो होगा। तो देखो 12 देखो 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 इधर देखो, 12 13 14 15 16, ठीक है। माना 14th को क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ, ठीक है। 14th को ओवुलेशन हुआ तो जो एग है, एग रिलीज हो गया। एग कितने दिन तक सरवाइव करेगा? 15 और 16 तक सरवाइव करेगा, ठीक है। मान लो 17 भी मान लो तुम, ज्यादा से ज्यादा अगर मोर तुम्हें लेना है तो 15 16 17 3 दिन तक एग सरवाइव करेगा। अगर इन 3 दिन के अंदर स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर इन 3 दिन के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करता है तो फर्टिलाइजेशन 17 के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा किसी भी चांस में, क्योंकि जो एग है वो डैमेज हो जाता है। तो जो हाई चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो होते हैं बिटवीन लाइक यहाँ पे मान लो 12 से 17 तक हाई चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। 12 से पहले और 17 के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? तुम लोगों ने वो मूवी देखी अभी किसकी मूवी आई थी वो? न्यूज गुड न्यूज। गुड न्यूज देखी है तुम लोगों ने? देखिए। तो गुड न्यूज अगर देखी है तो उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा। करीना कपूर was continuously saying I'm ovulating, I'm ovulating, I'm ovulating। इसका मतलब क्या था कि 14th वो कब इंटरकोर्स करेंगे? अगर वो 12 को इंटरकोर्स करते हैं या फिर 14th के बाद इंटरकोर्स करते हैं तो उसके फर्टिलाइज्ड होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज 12 से पहले या 17 के बाद उनके अंदर फर्टिलाइजेशन मतलब इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ गए हो बात? क्योंकि ओवा की और स्पर्म की दोनों का एक सर्वाइवल पीरियड होता है। अगर उस सर्वाइवल पीरियड में
इंटरकोर्स हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। आ गई समझ में बातें? मैम देखो आज ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करना है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तुम्हारे, भाग मत जाना क्लास में से। देखो कॉर्पस ल्यूटियम दो चांसेस चीजें होंगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, डीजनरेट करने के बाद वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस आता है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है, इफ प्रेगनेंसी अकर्स तो क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा। मतलब 14 दिन तक तो देखो एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी 14 दिन के बाद डैमेज हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो 14 दिन तक तो चल ही रहा है ना, 14 दिन तक तो चल ही रहा है। प्रेगनेंसी अगर हो गई यहाँ पे तो ये आगे भी कंटिन्यू परसिस्ट करेगा, रैप्चर नहीं हो जाएगा इस वाले सीन के जैसे। 14 दिन तो दोनों में कॉमन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो अगर प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा ही, लेकिन आफ्टर 14 डेज अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे भी परसिस्ट करेगा। क्यों परसिस्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है और प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रहता है। तो इफ प्रेगनेंसी अकर्स, इस कंडीशन में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट एंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, देखो आगे जाते हैं हम लोग। अच्छा मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं आगे ये बता देना, तुम लोग भाग मत जाना क्लास में से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या क्या होता है ये देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या क्या होगा, फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो यहाँ पर हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो हमने बनाई थी, फर्स्ट नहीं सेकंड, हाँ यहाँ पर देखो कॉर्पस ल्यूटियम चल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम चल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा, जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी जो एलएच है, एलएच का लेवल भी अभी हाई की चल रहा है, एलएच का लेवल भी अच्छा खासा चल रहा है, एलएच आके कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा कि अब तुझे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना है, ठीक है, LH stimulate corpus luteum to secrete progesterone। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन से हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट, हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से सिक्रीशन होता है LH की, LH is gonna stimulate the corpus luteum to secrete progesterone hormone, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो क्या आएगी कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन क्यों सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि उसको LH बोलता है, LH आके उसको बोलता है कि मैंने ओव्यूलेशन कर दिया है, अब मे भी हो सकता है बेबी का फॉर्मेशन हो, तो बेबी के फॉर्मेशन के लिए मुझे प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन जाके एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा, ईस्ट्रोजन का हाथ बटवाएगा, इसीलिए तुझे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टिमुलेटेड बाय द राइजिंग लेवल ऑफ LH, कॉर्पस ल्यूटियम इज गोना सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन।
राइजिंग लेवल ऑफ LH corpus luteum secrete प्रोजेस्टेरोन। बस कॉर्पस ल्यूटियम का यही काम था कि ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। अब आगे की कहानी प्रोजेस्टेरोन संभालेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, वही एंडोमेट्रियम उसके पास ईस्ट्रोजन के पास जाके एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा। प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कौन करवा रहा था, ईस्ट्रोजन। आफ्टर प्री ओव्यूलेटरी फेज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएंगे। प्रोजेस्टेरोन फैसिलिटेट लेट द प्रिपरेशन of endometrium for receiving the baby या फिर embryo। embryo for implantation। ठीक है, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया। इससे क्या होगा, अब एक और चीज करवाता है प्रोजेस्टेरोन। देखो यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर हमें पता है कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्शन को भी इनिबिट करवा देगा। क्यों इनिबिट करवा देगा, क्योंकि भाई बेबी आने वाला है, यहाँ पर एम्ब्रियो आने वाला है। अगर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेबी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, एम्ब्रियो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किस में हेल्प करता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। पार्चुरेशन के टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं, अगर ऐसे ही बैठे बिठाए कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो वो हार्मफुल होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के दो फंक्शन हो गए, पहला एस्ट्रोजन का हाथ बटाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के अंदर उनको इनहिबिट कर देगा। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। इसको साथ ही के साथ लिख लो, यूट्रस सो दैट प्रेगनेंसी कुड बी मेंटेन। समझ में आई ये लाइन, समझ में ये लाइन समझ में आई। बता दो। देखो यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये एक बार एल्बिकेंस हटा दो, क्योंकि ये 14 दिन अभी इसको हुए नहीं है। 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है, रैप्चर कर जाता है। अभी 14 दिन हुए नहीं है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा। इसके अलावा यूट्रस के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको इनहिबिट कर देगा, और इसके साथ साथ ये नई ग्राफ जो ओवोनिया है इनका भी फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देगा। नई ओवोनिया का फॉर्मेशन, नई जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इनका भी फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देगा। नहीं नहीं नहीं, शुरू नहीं कर देगा, इनहिबिट कर देगा। हाँ, यहाँ पर जैसे ये बन चुकी है नई जो ओवोनिया का फॉर्मेशन है उसको भी इनहिबिट कर देगा। ओवोनिया का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी एक ओवम बन चुका है, वो ओवम रिलीज भी हो चुका है, और अभी प्रेगनेंसी के चांसेस चल रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के चांसेस चल रहे हैं तो ओवरी के अंदर और ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन की क्या क्या फंक्शन हो गए, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं यहाँ पे नीचे यूट्रस के अंदर, यहाँ एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवा रहा है। एंडोमेट्रियम अच्छी खासी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से अच्छी खासी फॉर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ
प्राइमरी जो ये ओवोनिया है इनका स्टिमुलेशन बंद कर देगा और ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इसके अलावा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को बंद कर देगा। ये सारे फंक्शंस होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस सो दैट प्रेगनेंसी कुड बी मेंटेन। और इसके अलावा एक और फंक्शन लिखो इसका, इट ऑल्सो इनहिबिट, प्रेगनेंसी के बाद क्या लिखा था? लिख लो ये फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम लिख लो। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में भी नहीं आया हो तो मेरे से वापस पूछ लो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि हॉर्मोन्स में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो गया? Also inhibit the development of next new ovarian follicle। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है ये याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्यों होता है प्रोजेस्टेरॉन? क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में सिक्रीट हो रहा है और यही सारी प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करवा रहा है। एस्ट्रोजन ने तो बस एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया था, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया था। बाकी का सारा ठेका किसने ले लिया? प्रोजेस्टेरॉन ने ले लिया। प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या करवा रहा है? ओवरियन फॉलिकल्स को भी नहीं बनने दे रहा, जितने भी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको भी बंद कर देता है, एंडोमेट्रियम का भी अच्छे से फॉर्मेशन करवाता है। तो यही सारी चीजें तो प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यहाँ पर तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू चलेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर होके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने के बाद ये साइकिल वापस से यहाँ से चलेगी ब्लीडिंग फेज से, जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो वापस से रैप्चर हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा? प्रेगनेंसी हुई तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया था, प्रोजेस्टेरॉन ने बहुत सारी एंडोमेट्रियम बना दी थी। ये दोनों केसेस अभी तक चल रहे हैं, 14 दिन तक ये केसेस चलेंगे, 14 दिन तक ये प्रिपरेशन चल रही है। अब जैसे यहाँ पर 19 जुलाई को आके फर्टिलाइजेशन हो गया, 19 जुलाई को फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, जाइगोट यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट के बाद 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, मानो 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, तो अभी तक तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा था। लेकिन जैसे ही 4 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन करता है और प्रेगनेंसी के बाद कौन करता है? अब तुम बताओगे, मैंने अभी अभी जस्ट लाइन रिपीट की है। प्रेगनेंसी से पहले तो कार्पस लूट्रियम करता है और प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा करता है। ठीक है, तो आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी the placenta has developed completely, और ये क्या सिक्रीट करेगा? completely and secrete progesterone। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो प्लेसेंटा ने सिक्रीट किया ये आगे की चीजें देखेगा। ओवरी, इसी टाइम पर ओवरी से भी एक हार्मोन सिक्रीट कर
सिक्रीट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें थी। अब थोड़ा सा और बचा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में, ताकि तुमको एक बार थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाए। देखो, ब्लीडिंग फेज से शुरू करते हैं। ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ, मानो अभी बेबी ना, जैसे कि बेबी प्यूबर्टी की एज में आई है, ये बीच में मत मानो, जैसे बेबी प्यूबर्टी की एज में आई है, 11 से 13 साल की हो गई, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच सिक्रीट करता है। एफएसएच और एलएच क्या करेंगे, ओवरी के अंदर जितनी भी ओवोनिया पड़ी है उनका डेवलपमेंट करवाना शुरू कर देगा। जैसे ही ओवोनिया का डेवलपमेंट होगा, ओवोनिया क्या करेंगी, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्जन का काम कौन सा हार्मोन करवा रहा है, एफएसएच और एलएच करवा रहे हैं। एफएसएच एलएच का लेवल दोनों का अभी नॉर्मल चल रहा है प्री ओव्यूलेटरी फेज में। प्री ओव्यूलेटरी फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, किसके स्टिमुलेशन से हो रहा है, एफएसएच और एलएच के स्टिमुलेशन से हो रहा है। तो ओवरी जो प्री ओव्यूलेटरी फेज जैसे ही खत्म होने वाली होती है, टर्सरी फॉलिकल देन ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से ग्राफिन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवा रहा है और बेबी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेके आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 14th डे आने वाला होगा, एफएसएच और एलएच का लेवल एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे इनका लेवल इंक्रीज करेगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलएच सर्च। और एलएच सर्च वाले दिन ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन हुआ मतलब कि जो ओवा है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया, और बाहर आके दो चीजें होती है, जो जो रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा। देखो, दोनों चीज में एक तो कॉमन रहेगा कि 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, दोनों केस में रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था ये सारी चीजें होने में 14 दिन लग जाते हैं। क्या सारी चीजें होने में, देखो ओवुलेशन हुआ, जैसे एग यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने इंटरकोर्स भी कर लिया, स्पर्म भी यहाँ तक पहुंच गया, स्पर्म भी यहाँ तक पहुंचे, तो ये सारे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 14 दिन लग जाते हैं। और 14 दिन तक जो ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम वो यहीं पड़ा रहेगा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर होके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 दिन तक तो वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता ही है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता ही है, और वो प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम को बहुत अच्छे से बना देता है। ठीक है, ताकि अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो तो वो एम्ब्रियो आके यहाँ पर इम्प्लांट कर जाए, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तो हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा, उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच सबका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सबका लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम को बना के रखने का काम कौन कौन से हार्मोन कर रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का ही लेवल कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम भी रैप्चर होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो 14 दिन के बाद एंडोमेट्रियम रैप्चर होके वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर आ जाती है, उसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। और जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छा खासा रहेगा। बेबी 4 महीने का हो गया तो प्लेसेंटा भी बन जाएगा, प्लेसेंटा बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन प्लेसेंटा करना शुरू कर देगा, और फिर प्रेगनेंसी परसिस्ट कर जाएगी। समझ में आ गई चीजें? मैम 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 अगर अगर एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम एलएच वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और एंडोमेट्रियम भी अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, अगर इंटरकोर्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट भी हो गया, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तब भी ज्यादा होता रहेगा, किसका, ईस्ट्रोजन का? प्रोजेस्टेरॉन का, और हाँ एंडोमेट्रियम भी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक होती हाँ बेटा, रहेगी।
हाँ, एंडोमेट्रियम तो ऑलरेडी थिक हो चुकी है ना, फिर प्रोजेस्टेरोन बेबी की डेवलपमेंट में काम करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करवाता है, और जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। देखो, हमेशा हर एक चीज का एक लेवल होता है, ऐसे नहीं कि इसका बेहिसाब मतलब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो ही जा रहा है, एंडोमेट्रियम बने ही जा रही है, बने जा रही है। जब एंडोमेट्रियम कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम है वो बन चुकी है, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है। तो इसका लेवल ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, इसका लेवल एक मेंटेन चलेगा, एक लेवल पे मेंटेन चलेगा, और इस लेवल पे मेंटेन चलते चलते प्रेगनेंसी चलती रहेगी, प्लेसेंटा भी बन जाएगा, देन प्लेसेंटा स्टार्टेड सिक्रीटिंग दिस हार्मोन। देखो, तुम्हें कोई भी डाउट हो, जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं इतने नोट्स तुमको सबको जाके घर पे पढ़ना है। कल एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स का तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन कौन सी फेज में सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हार्मोन भी नहीं है, 4 हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम आ गया पूरा। ठीक है, चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक बाय। कोई क्वेश्चन हो तो ले आना। ओके, थैंक यू। बाय बाय।